अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी में जो रह गया था, दैट इज डाउन द ग्रुप। जो ट्रेंड रहती हैं उसको देखेंगे। सिंस आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसका वैल्यू डिपेंड करेगा कि जो फैक्टर्स हमने उससे पहले पढ़े उनके ऊपर, दैट इज एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज एंड द शील्डिंग इफेक्ट। मोस्टली ये तीन फैक्टर जो हैं ये ज्यादातर इसके ऊपर इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डाउन द ग्रुप है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। लेटर ऑन वी विल गो टू द अनदर टॉपिक, दैट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और which is also sometimes was called it as electron affinity. So students, before we will go ahead, we will see down the group what is the ionization energy trend. डाउन द ग्रुप इसका इफेक्ट क्या रहता है। सो अगर हम लेंगे एक ग्रुप लिथियम, ग्रुप फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंशियम। दिस इज ग्रुप नंबर फर्स्ट in the alkali. We will see whether lithium require more ionization energy, first ionization energy, or francium. For that you will see, अगर हम लिथियम को देखेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर सोडियम को देखेंगे, एटॉमिक नंबर 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अगर पोटेशियम को देखेंगे, एटॉमिक नंबर 19, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल विथ 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल विथ 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट शेल विथ 8 इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट शेल विथ 1 इलेक्ट्रॉन। इससे हमें यह पता चलता है जितना हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, शेल नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज। एक एक शेल जो है वो बढ़ता जा रहा है। जब शेल नंबर इंक्रीज हो जाएगा, सो डिस्टेंस और यू कैन से एटॉमिक साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा लास्ट शेल में, वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। जब न्यूक्लियस से वो दूर होगा, न्यूक्लियस का फोर्स उसके ऊपर कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। एज ए रिजल्ट वी विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इसका मतलब ये है जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, atomic size is going to increase. Down the group, atomic size increases. ठीक है। डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, डिस्टेंस from the center of nucleus up to the outermost shell containing the outer electron is going to increase. As a result, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट शेल में, वो न्यूक्लियस से दूर होगा, तो एनर्जी जो हमें रिक्वायर होगी वो कम लगेगी। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे 3 होगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, न्यूक्लियर चार्ज 11 होगी। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो न्यूक्लियर चार्ज 19 होगी। इसका मतलब यह है न्यूक्लियर चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हेल्ड होगा न्यूक्लियस के साथ फर्मली, तो आपको ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। तो हमें इसके बारे में यहाँ पे सोचना है, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है फिर। तो इसका मतलब है जरूरी है इनमें से कोई एक फैक्टर जो होगा वो डोमिनेंट फैक्टर है, वो है एटॉमिक साइज। वो डोमिनेंट इस वजह से है कि यहाँ पे और एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब जितना आप एक एक शेल, जितना आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, शेल नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू इंक्रीज आल्सो, और शेल नंबर भी बढ़ता जा रहा है। जब शेल नंबर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, इनर वाले इलेक्ट्रॉन है, वो शील्ड करेंगे किनको, आउटर इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इनर वाले शेलों के बीच में रिपल्शन होगी तो आउटर इलेक्ट्रॉन को वो बाहर धक्का देंगे, तो वो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़े दूर रहेंगे।
सो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेंगे, न्यूक्लियस का फोर्स उनके ऊपर कम होगा, एक फैक्टर। दूसरा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे लास्ट शेल में वो न्यूक्लियस से दूर होंगे। तो दो फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा। एक फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। सिंस जो ये दो फैक्टर है एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट, ये डोमिनेंट रहते हैं यहां पे एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। एज ए रिजल्ट वी आर सेइंग डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो यहां से आप बता सकते हो लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगा या सीसियम का ज्यादा होगा। फ्रेशियम रेडियो एक्टिव है तो हम सीसियम तक ले सकते हैं। तो आप बताइए इनमें से किसका आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगा, लिथियम और सीसियम? वो तो आप जान गए होंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लिथियम का एटॉमिक साइज क्या है, कम। यू हैव ऑलरेडी रीड इट, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा। सीसियम पे आएंगे, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज। जब एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होगा, कम। इसका मतलब है एक फैक्टर एटॉमिक साइज के बेसिस पे, दूसरा फैक्टर जो है शील्डिंग इफेक्ट। सीसियम में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा इसका मतलब ऑलरेडी आई टोल्ड यू, शील्डिंग इफेक्ट जब ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होगा, कम। दे आर इनवर्स। मोर द शील्डिंग इफेक्ट लेस विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन वो शील्ड करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर रहेंगे। जब वो न्यूक्लियस से दूर रहेंगे तो आपको कम एनर्जी लग जाएगी उनको निकाल लेंगे। इसलिए हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट जब ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम लगेगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स आप ये जान गए होंगे अब डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज। ओके, यू राइट इट। When we move down the group, ionization energy value decreases. Due to increase in atomic size, shielding effect. ठीक है, आप इसको लिखिए। अगर हम ग्राफिकली इसको देखेंगे, ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर। ठीक है, लिथियम आपके पास एक एलिमेंट, ठीक है, तो अभी आपने देखा लिथियम से लेके सीसियम तक हम लेंगे तो लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। फिर क्या है, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। सो स्टूडेंट्स यहां से आपको लग रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे 3, तो कम एटॉमिक नंबर है। जितना आगे जा रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे है टॉप हाईएस्ट वैल्यू लिथियम के लिए और सीसियम के लिए होगा लोवेस्ट वैल्यू। तो इससे ये पता चलता है जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज। डिक्रीज किस वजह से है वो मैंने बता दिया है, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। आप इसको लिखिए, हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
So after this we will see the next topic, that's electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड से आपको पता चलता है कि इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन। सो इसमें हम बताते हैं कि अगर आपके पास एक न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम होगा, न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस दौरान वहां पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। जिस तरह से आपने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यहां पे हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन a neutral gaseous atom accepts an extra electron। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आपके पास है एक एलिमेंट, न्यूट्रल एटम है, गैसियस स्टेट में है, इसने एक्सेप्ट किया एक इलेक्ट्रॉन और ये किस में कन्वर्ट हुआ, एनाइन में। आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको क्या मिलता था, कैटाइन, यहां पे आपको क्या मिलता है, एनाइन। सो यहां पे एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा EgH। एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, आइसोलेटेड स्टेट में है, उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया उस दौरान अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन a neutral gaseous atom accepts an extra electron, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, उस वजह से वहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा EgH से। ये एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन भी आप याद रखोगे, इसको हम कहते हैं इट इज द एंथैल्पी चेंज। It is the enthalpy change when a neutral gaseous isolated atom accepts an extra इलेक्ट्रॉन। एंथैल्पी चेंज इसलिए क्योंकि मैंने यहां पे आपको बताया था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, लेकिन यहां पे देखा गया है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और ये यहां पे रिक्वायर भी हो सकती है। इसलिए हमने कहा है एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज इसलिए क्योंकि किसी जगह ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और किसी जगह ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है। जैसे आपके पास हैं हेलोजेन्स। हेलोजेन्स आपको पता है उनके लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो उनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, एक, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कितनी भी एनर्जी उनको रिलीज करनी पड़ेगी वो करेंगे, बिकॉज दे रिक्वायर द स्टेबिलिटी। अगर उनको कितनी भी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी तो वो करेंगे, लेकिन इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एन एनाइन। ठीक है, तो यहां पे एनर्जी क्या हुई, रिलीज, तो एक्सोथर्मिक। दूसरी भी ऐसे एग्जांपल हैं जहां पे आपका एनर्जी रिक्वायर है, जैसे आपके पास है नोबल गैसेस। नोबल गैस जो है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है पहले से ही, तो आप चाहते हो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां से ले, सिंस उनके शेल्स कंप्लीट है टोटली, तो दे वांट टू हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो जब आप यहां से उनको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हो, सो दे रिक्वायर अनदर शेल फॉर दैट। सो आपको यहां से एनर्जी पहले देनी पड़ेगी ताकि एक नया शेल आपको वहां मिले जिसमें आप इस इलेक्ट्रॉन को बिठा सके, या जो वहां पर रिपल्शन हो जाएगी, जो यहां से आप इलेक्ट्रॉन दोगे पहले से स्टेबल हैं, आप स्टेबिलिटी को ब्रेक कर रहे हो, तो स्टेबिलिटी ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी। तो उस वक्त एनर्जी जो है दैट इज रिक्वायर्ड। सो उस वक्त होगी एंडोथर्मिक। हेलोजनों के लिए होगी एक्सोथर्मिक, नोबल गैसों के लिए क्या होगी, एंडोथर्मिक। सो दोनों है, एक्सोथर्मिक भी है, एंडोथर्मिक है, इसलिए नाम दिया गया है एंथैल्पी चेंज। समटाइम्स इट कैन बी एक्सोथर्मिक, समटाइम्स इट कैन बी एंडोथर्मिक। और जनरल सेंस में हम कहते हैं
It is the amount of energy released when a neutral gaseous atom accepts an extra electron. जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, एनाइन में। तो यहां पे भी हमने वही बोला। तो आगे हम इसको देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये कैसे होता है, और रिक्वायर कहां पे होती है और रिलीज कहां पे होती है। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखोगे, ये आपने लिखा होगा, यहां पे मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू कब ज्यादा होगा कब कम होगा। ठीक है, जैसे आपके पास है हेलोजन, आपके पास है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन या आप ले लो क्लोरीन, लेट मी टेक क्लोरीन, इसके लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कन्वर्ट हुआ Cl नेगेटिव। ओके गाइस, सो यहां पे डेल्टा EGH जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका वैल्यू होगा नेगेटिव में। किसमें, नेगेटिव में होगा, क्योंकि इसने एनर्जी रिलीज की है। आपको पता है अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो किसी न्यूट्रल एटम ने एक्सेप्ट किया तो वो इसके न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के लिए इसको डेफिनेटली सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी एनर्जी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एनर्जी इज रिलीज्ड। याद रहा, अगर क्लोरीन को ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाउंड रखना है, फर्म रखना है अपने न्यूक्लियस के साथ, तो डेफिनेटली इसको एनर्जी वहां पे रिलीज करनी पड़ेगी। इसलिए इसने एनर्जी रिलीज की तो डेल्टा Eg का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, तो जितना नेगेटिव वैल्यू यहां पे ज्यादा होगा, जितना नेगेटिव वैल्यू डेल्टा Eg के लिए ज्यादा होगा, तो याद रखना उतना वो इलेक्ट्रॉन जो इसने एक्सेप्ट किया होगा वो ज्यादा फर्मली बाउंड रहेगा, बाइंड रहेगा इस क्लोरीन के साथ। हायर द डेल्टा EGH वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, यूजुअली हम बोलते हैं नेगेटिव में जितना वैल्यू ज्यादा होगा उतना वो लो होता है, लेकिन यहां पे वैसे नहीं याद रखना है। यहां पे आपको याद रखना है जितना नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है यहां पे उतनी एनर्जी रिलीज हुई है ज्यादा, और जितनी एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई होगी उतना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के साथ ज्यादा बाइंड रहेगा। ठीक है, सो higher the electron gain enthalpy value released, more is the firmness, or you can say greater the delta EGH value, more firmly is the extra electron bounded with the nucleus. इस बात को आप याद रखोगे अच्छे से, जितना यहां पे डेल्टा Eg का वैल्यू नेगेटिव ज्यादा होगा उतनी फर्मनेस ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन की उस एटम के न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, ये आपने लिखा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर से मैं आपको बताता हूं, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और ये रिक्वायर भी हो सकती है। जैसे यहां पे आपने देखा, यहां पे रिलीज हुई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजड, यूजुअली हम लिखते हैं डेफिनेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजड व्हेन ए न्यूट्रल गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो भी आप लिख सकते हो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजड व्हेन a neutral gaseous atom accepts an extra electron. This definition you can also write, और जो इससे पहले मैंने definition बताई है that is more important as compared to this one, क्योंकि जैसे यहां पे आपने देखा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन ऐसी भी एलिमेंट है जहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर भी है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आप इसको उतारिए। यू हैव ऑक्सीजन, न्यूट्रल गैसियस एटम, एटम है मॉलिक्यूल नहीं है।
इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कन्वर्ट हुआ O नेगेटिव में, ठीक है। यहां पे डेल्टा EGH इसका वैल्यू होगा नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑक्सीजन के लिए क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट किस में हुआ, O नेगेटिव में। अब यही O नेगेटिव है, इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये कन्वर्ट हुआ O-2 में। यहां पे डेल्टा EGH वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अब आप यहां पे सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों हुआ, पहले नेगेटिव है अब क्यों पॉजिटिव है। सो आप वेट कीजिए, मैं बोलूंगा। ऑक्सीजन का वैल्यू यहां पे नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी फर्स्ट रिलीज हो रही है, लेकिन अब जब इसने पहले ही एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो अभी ये अनस्टेबल फॉर्म में है। जो ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ये गेन करने की कोशिश करेगा, उस इलेक्ट्रॉन और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन इनके बीच में रिपल्शन होगी। क्या होगी, रिपल्शन। रिपल्शन को कम करने के लिए आपको यहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी यू विल रिक्वायर हियर। Why you will require? Because there will be repulsion between already accepted electron and the newly accepted electron. So उस repulsion को कम करने के लिए आप यहां से एनर्जी देते हो ताकि वो repulsion कम हो जाएगी, इसलिए डेल्टा Eg का H वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसलिए हमने दूसरी डेफिनेशन जो आपको बताई थी, इट इज द एंथैल्पी चेंज when a neutral gas atom accepts an extra electron। यहां पे एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव नेगेटिव, तो चेंज है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, एंडोथर्म भी है एक्सोथर्म भी है, ठीक है। इसी तरह आपके पास है नोबल गैसेस, उनके लिए भी आप यही बता सकते हो। जैसे आपके पास है हीलियम, स्टेबल है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रॉन, आप इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो जो आप इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे आप इसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक कर रहे हो। तो स्टेबिलिटी डेफिनेटली जब कभी भी आपको कोई स्टेबल फॉर्म में होगा उसको निकालना है वहां से, डेफिनेटली आपको रिक्वायर होगी एनर्जी। कोई इंसान किसी जगह किसी शहर में स्टेबल है, आप उसको बोले नहीं आप यहां से निकलो, तो बेचारा नहीं निकल सकता है क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में है, वहां पे अच्छी तरह से बैठा है, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हैं पीछे से। आप कोई किसी मिनिस्टर से आप उसको फोन करवा रहे हो, किसी बड़े ऑफिसर से फोन कर रहे हैं, नहीं आपको निकलना है, इसका मतलब पीछे कोई फोर्स है, एनर्जी लग रही है, तब वो निकल सकता है। सेम इज द केस, दिस इज स्टेबल, तो आप इसको नहीं आप एक इलेक्ट्रॉन ले लो, ये बोला नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है, क्यों आप मुझे दे रहे हो, हम बोले नहीं आप ले लो एक इलेक्ट्रॉन। आप जब आप यहां से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो स्टेबिलिटी को आप ब्रेक कर रहे हो और आपको इसको नेक्स्ट शेल में बिठाना है। तो उस शेल में बिठाने के लिए, इस स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी यहां पे रिक्वायर होती है। सो H helium will convert into helium negative only when delta EGH will have positive value। So dear students, electron gain enthalpy आप याद रखोगे, ये एंथैल्पी चेंज होती है जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उस वक्त जो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है या रिक्वायर होती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। आगे हम इसको देखेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एंड आल्सो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप इसको लिख लीजिए।